दोस्तों, एक बार आपका फिर हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरल आवर्ती दोलित्र। जैसा कि हम जानते हैं, सरल आवर्ती दोलित्र का भौतिकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस समस्या को चिरसम्मत यांत्रिकी तथा क्वांटम यांत्रिकी दोनों विधियों की सहायता से हल किया जा सकता है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार किसी भी कण को दी गई ऊर्जा सतत रूप से होती है, अर्थात ऊर्जा के सतत मान संभव हैं, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ऊर्जा का सतत मान संभव नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ऊर्जा विविक्त रूप में होती है, अर्थात किसी भी कण को दी गई ऊर्जा विविक्त रूप में होती है। इस प्रकार यह समस्या चिरसम्मत तथा क्वांटम यांत्रिकी दोनों यांत्रिकी की तुलना में भी प्रयोग में लाई जाती है। सरल आवर्त गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। वह समय जिसके पश्चात गति दोहराई जाती है उसे आवर्तकाल कहते हैं, तथा प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यहां एक दृढ़ आधार हमने लिया है। इस दृढ़ आधार से किसी गोलक को हमने बांध रखा है। यह कोई रस्सी या स्ट्रिंग है। अब यदि इस गोलक को इस दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो यह माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगता है। यह पिंड की या सरल आवर्ती दोलित्र की माध्य स्थिति है तथा इसके दोनों तरफ हमें बाह्य बिंदु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहां तक हम सरल आवर्ती दोलित्र को ले जाकर छोड़ देते हैं तो यह इस प्रकार गति करने लगता है। इस सरल आवर्ती दोलित्र की माध्य स्थिति तथा ये दोनों बाह्य बिंदु हैं। यदि किसी क्षण कण का विस्थापन x हो तो कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो एक समानुपाती नियतांक तथा बराबर का निशान प्राप्त होता है। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां के समानुपाती नियतांक है, तथा चूंकि प्रत्यानयन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर लगता है इसलिए यहां पर हमने ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है। यहां के बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक है। सरल आवर्ती दोलित्र का हल। सरल आवर्ती दोलित्र को दो विधियों की सहायता से हल किया जा सकता है, जिसमें से एक है चिरसम्मत विधि तथा दूसरी है क्वांटम यांत्रिकी विधि। चिरसम्मत विधि न्यूटन के नियमानुसार F इज इक्वल टू ma, जहां m कण का द्रव्यमान तथा a उसका त्वरण है। त्वरण a बराबर d2x अपॉन dt2। तो यदि a का मान यहां से यहां रख दिया जाए तो F इज इक्वल टू m d2x अपॉन dt2। अब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स तथा F इक्वल टू m d2x अपॉन dt2। तो यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो m d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस के एक्स या d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट k बाई m या ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m। इस ओमेगा नॉट को हम कण का कोणीय वेग कहते हैं तथा प्राप्त यह समीकरण सरल आवर्त गति की समीकरण कहलाती है। आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। अब चूंकि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट k बाई m, इसलिए आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम आवृत्ति कहते हैं, इसलिए आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी या 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ k बाई m। माना सरल आवर्त गति का समीकरण
x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी है। चूंकि यह गति दोलनीय गति है, इसलिए इसका हल या तो साइन की फॉर्म में होगा या फिर कोसाइन की फॉर्म में होगा, या तो ज्यावक्रीय रूप में होगा या कोज्यावक्रीय रूप में होगा। या हमने सरल आवर्त गति का समीकरण x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी माना है। स्थिति ऊर्जा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x f dx, तथा चूंकि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अब यदि f का मान यहां से यहां रख दिया जाए तो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x के एक्स dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसलिए u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी दूरी x पर स्थितिज ऊर्जा का मान हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। x विस्थापन पर गतिज ऊर्जा, चूंकि गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां v कण का वेग है तथा विस्थापन में परिवर्तन की तरह वेग कहलाती है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसलिए गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब हमने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी माना है, तो अगर x का अवकलन किया जाए तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। तो इसका अवकलन हम यहां पर रख देते हैं, तो गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। चूंकि x का अवकलन ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी था और यहां पर dx बाई डी टी का होल स्क्वायर करना है, इसलिए k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, तथा साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू एक्स बाई ए, इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसलिए k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब k इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यदि एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k यहां रख दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैपिटल K इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब यदि यहां पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, तथा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x विस्थापन पर गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोलित्र की कुल ऊर्जा, अब दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, तथा दोलित्र की गतिज ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यदि दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाए तो हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोलित्र की कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू U प्लस के इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। स्पष्ट है कि दोलित्र की कुल ऊर्जा x के मान पर निर्भर नहीं करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक बिंदु पर दोलित्र की कुल ऊर्जा सदैव समान रहेगी तथा इस ऊर्जा का मान हाफ के ए स्क्वायर होगा। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। निष्कर्ष, अब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अर्थात ऊर्जा का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती है। चूंकि आयाम के सभी मान संभव हैं, इसलिए यदि A के सभी संभव मान हम यहां रखें तो हमें E के सभी संभव मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सरल आवर्त गति कर रहे कण के आयाम के सभी मान संभव हैं, अतः दोलित्र की ऊर्जा के सभी मान संभव हैं। जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी पिंड को दी गई ऊर्जा के सतत मान नहीं होते हैं, किसी पिंड को दी गई ऊर्जा सदैव पैकेट के रूप में होती है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ऊर्जा सतत रूप में प्राप्त हो रही है। अब गतिज ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीमा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए के बाहर, अर्थात यदि यहां पर x का मान प्लस माइनस ए से अधिक रखा जाए तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। इस प्रकार सीमा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए के बाहर गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक है
जो संभव नहीं है। अतः चिरसम्मत रूप से कण के सीमा के बाहर पाए जाने की संभावना शून्य होती है। अतः कण केवल सीमा के भीतर ही दोलन कर सकता है। अब x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी, या इसका अवकलन वेग प्रदान करता है तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, जहां वी नॉट वेग का अधिकतम मान है जो कि a ओमेगा नॉट के बराबर होगा। अब x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी, तो x का अवकलन हमें वेग प्रदान करता है तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, जहां वी नॉट वेग का अधिकतम मान है जो कि a ओमेगा नॉट होगा। माध्य स्थिति पर, अर्थात जब t बराबर 0 हो तो t यदि शून्य होगा तो cos ओमेगा नॉट t का मान अधिकतम होगा। इस प्रकार माध्य स्थिति पर वेग का मान अधिकतम होगा। तो माध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम तथा बाह्य बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होता है या शून्य प्राप्त होता है। अतः माध्य स्थिति पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम तथा बाह्य बिंदुओं पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। क्योंकि माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम है इसलिए प्रायिकता न्यूनतम तथा बाह्य बिंदुओं पर वेग न्यूनतम है इसलिए कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी। अब x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी, तो यदि x और ओमेगा नॉट टी के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ये ओमेगा नॉट टी के विभिन्न मान हैं। तो यदि ओमेगा नॉट टी को शून्य रखा जाए तो x इज इक्वल टू 0 तथा ओमेगा नॉट टी अगर पाई बाई 2 हो तो साइन पाई बाई 2 का मान अधिकतम होता है इसलिए x का मान अधिकतम होगा। तो यदि x और ओमेगा नॉट टी या x और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, तो यदि ओमेगा नॉट टी का मान शून्य हो तो v का मान अधिकतम होगा तथा ओमेगा नॉट टी अगर पाई बाई 2 है तो v का मान शून्य होगा। तो यदि v और ओमेगा नॉट टी के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। अब यहां पर हमने स्थिति के विभिन्न मान दर्शाए हैं। x इज इक्वल टू 0 मध्य स्थिति है, जबकि x इक्वल टू प्लस माइनस a बाह्य बिंदु दर्शाते हैं या कण की चिरसम्मत सीमा दर्शाते हैं। अब स्थिति जुड़ जाए u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यदि x का मान शून्य रखा जाए तो u का मान शून्य प्राप्त होगा तथा यदि x का मान प्लस माइनस a हो तो u का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यदि u तथा x के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। गति जुड़ जाए हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माध्य स्थिति पर x इज इक्वल टू 0, तो यदि x इज इक्वल टू 0 हो तो गति ऊर्जा का मान अधिकतम होगा जो कि हाफ के a स्क्वायर होगा। और बाह्य बिंदु पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो यदि x की जगह प्लस माइनस a रखा जाए तो गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा, इसलिए बाह्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम तथा माध्य स्थिति पर अधिकतम प्राप्त होगी। तो ये गतिज ऊर्जा के लिए वक्र होगा। अब यदि दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाए तो हाफ के a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा का मान हाफ के a स्क्वायर प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर, जो कि x पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए कुल ऊर्जा का वक्र एक सीधी रेखा हो। क्वांटम यांत्रिकी विधि। आइगन फलन, आइगन फलन का स्क्वायर किसी समय कण की किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता दर्शाता है, तो आइगन फलन का मान ज्ञात करना अति आवश्यक है। एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण d2ψ/dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v इंटू साइज इक्वल टू 0, यहाँ v कण की स्थिति ऊर्जा, m कण का द्रव्यमान तथा h क्रॉस सम्मानित प्लांक नियतांक है। तो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए स्थिति ऊर्जा v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इस v का मान यदि यहां रख दिया जाए तो d2ψ/dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साइज इक्वल टू 0, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए d2ψ/dx2 माइनस m की अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइज इक्वल टू माइनस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, माना m की अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर तथा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू e। तो इन दोनों मानों को यदि यहां रख दिया जाए तो d2ψ/dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस e साई।
अब इस समीकरण में साई का गुणांक एक्स स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर साई का गुणांक अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। स्पष्ट है कि साई का गुणांक एक्स स्क्वायर के रूप में है, अतः इसका हल जटिल है, इसलिए हम इसका अनंत स्पर्शीय हल ज्ञात करते हैं। आइगन फलन का अनंत स्पर्शीय हल। अब जैसे जैसे x अनंत की ओर अग्रसर होता है, एक्स स्क्वायर का मान e की तुलना में अत्यंत अधिक होता जाता है। अब चूंकि हमारी समीकरण d2 साई बाई dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ई साई थी, अब ई साई का मान एक्स स्क्वायर साई की तुलना में अधिक है, इसलिए इस ई साई को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। इसलिए d2 साई बाई dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। माना इस समीकरण का हल साइन इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब यदि दी गई समीकरण का हल साइन इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यह इसे संतुष्ट करेगा। अतः डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा एक्स साई या डी टू साई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा एक्स डी साई बाई डी एक्स, और डी साई बाई डी एक्स का मान प्लस माइनस एल्फा एक्स साई है, तो इसका मान यहां पर रख देते हैं। इसलिए d2 साई बाई dx2 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई या d2 साई बाई dx2 माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो यह वही समीकरण है जो कि हमने यहां पर दर्शाई है। स्पष्ट है कि दोनों समीकरण समान हैं, इसलिए इस समीकरण का हल साई इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो कण के पाए जाने की प्रायिकता अर्थात मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए। क्योंकि अनंत पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, इसलिए जैसे जैसे x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है, मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए। इसलिए केवल एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ही दी गई समीकरण का भौतिकीय हल होगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 का मान x के अनंत होने पर अनंत होता है, इसलिए केवल यही भौतिकीय हल संभव है। इसलिए साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। व्यापक हल। माना सरल आवर्ती दोलित्र का व्यापक हल साई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो यदि इस समीकरण का अवकलन किया जाए तो डी साई बाई डी एक्स का मान ये प्राप्त होगा, और इसका पुनः हल d2 साई बाई dx2 इस रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि d2 साई बाई माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस ई साई था, तथा d2 साई बाई dx2 का मान यहां पर हमें यह प्राप्त हुआ है, तो ये मान यहां पर रख दिया जाए और साई की जगह हम ये मान यहां पर रख देते हैं, तो f के रूप में दी गई समीकरण का हल d2f अपॉन dx2 माइनस 2 एल्फा एक्स df बाई dx प्लस e माइनस एल्फा f इक्वल टू 0 होगा। माना y इज इक्वल टू रूट एल्फा एक्स तथा f इज इक्वल टू एच ऑफ y है, इसलिए df बाई dx इज इक्वल टू df बाई dy इंटू dy बाई dx, और यहां से dy बाई dx इक्वल टू रूट एल्फा, तो dy बाई dx का मान यहां से यहां रख दिया जाए, तो df बाई dx इज इक्वल टू रूट एल्फा df बाई dy, या d2f बाई dx2 इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ df बाई dx, या रूट एल्फा d2f बाई dy2 इंटू dy बाई dx। पुनः dy बाई dx रूट एल्फा है, इसलिए d2f बाई dx2 इज इक्वल टू एल्फा d2f बाई dy2। अब d2f बाई dx2 का मान यहां से यहां पर और df बाई dx का मान यहां से यहां रख दिया जाए, और संपूर्ण समीकरण को यदि अल्फा से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त समीकरण होगी d2f बाई dy2 माइनस 2y df बाई dy प्लस e बाई एल्फा माइनस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू 0। अब माना f इज इक्वल टू एच ऑफ y, तो df बाई dy इज इक्वल टू dh बाई dy तथा d2f बाई dy2 इज इक्वल टू d2h बाई dy2। तो इन सभी मानों को यहां पर रखने पर यह समीकरण h के रूप में निम्न प्रकार प्राप्त होगी, तो d2h बाई dy2 माइनस 2y dh बाई dy प्लस e बाई एल्फा माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू 0। यह मानक हर्माइट अवकल समीकरण है तथा यहां पर h हर्माइट बहुलक है। अब चूंकि
दी गई समीकरण का हल साई इज इक्वल टू एफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 था तथा एफ एच वाई है, इसलिए यह हल इस रूप में लिखा जा सकता है। तो दी गई सरल आवर्ती दोलित्र का अभिष्ट हल साई एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच वाई होगा तथा हर्माइट बहुलक एच वाई इज इक्वल टू सिग्मा पी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए पी वाई रेज़ टू पी। अब h का मान यहां से यहां पर dh बाई डी का मान तथा d2h बाई dy2 के मान इसके अवकल मानों से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इन मानों को भी यदि यहां पर रख दिया जाए तो जो समीकरण प्राप्त होगी वह समीकरण केवल तभी संतुष्ट होगी जब y के प्रत्येक घात का मान 0 हो तथा इस अवस्था में ap के गुणांक का मान ap प्लस 2 इक्वल टू 2p माइनस e अपॉन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 ap होगा। यहां अल्फा इज इक्वल टू रूट एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है। अतः दिए गए सरल आवर्ती दोलित्र का अभिष्ट व्यापक हल इस समीकरण से दिया जाएगा। यह हल सरल आवर्ती दोलित्र का प्रसामान्य आइगन फलन कहलाता है। निष्कर्ष, चिरसम्मत सीमा x इक्वल टू प्लस माइनस a के बाहर प्रायिकता घनत्व का मान 0 नहीं है, इसका मान परिमित है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इसका मान 0 प्राप्त होता है। आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट में माध्य स्थिति पर प्रायिकता घनत्व का मान अधिकतम होता है तथा यह माध्य स्थिति के दोनों ओर घटता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रायिकता घनत्व का मान माध्य स्थिति पर न्यूनतम तथा इसके दोनों ओर बढ़ता है। प्रायिकता घनत्व का वितरण समरूप या समान नहीं होता है, यह वितरण असमरूप होता है। आइगन मान, अब चूंकि d2h बाई dy2 माइनस 2y dh बाई dy प्लस e बाई अल्फा माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू 0 था तथा phi इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच वाई है, अतः दी गई समीकरण का यह हल केवल तभी मान्य है जब y टेंड्स टू इंफिनिटी पर psi टेंड्स टू 0 हो, अर्थात जब y का मान अनंत की ओर अग्रसर हो तो psi का मान भी 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए या कण के पाए जाने की प्रायिकता घटनी चाहिए। परंतु जब y टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 में कमी की अपेक्षा hny में वृद्धि अधिक होती है, अतः एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 hny इज इक्वल टू 0 केवल तभी होगा जब hny के लिए शक्ति श्रेणी का मान 0 हो। माना शक्ति श्रेणी का मान p इक्वल टू n तक परिमित है। अब चूंकि ap प्लस 2 इक्वल टू 2p माइनस e अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 ap था, तो यदि इस भाग में p की जगह n रख दिया जाए तो 2n माइनस e अपॉन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या e अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो यदि इन दोनों मानों को यहां पर रख दिया जाए तो en इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच क्रॉस रूट के बाई एम तथा रूट के बाई एम को हम ओमेगा कहते हैं, इसलिए en इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यह किसी भी अवस्था में सरल आवर्ती दोलित्र का ऊर्जा आइगन मान है। अब यदि n का मान 0 हो तो E0 इज इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा और E के इस मान को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, तो शून्य बिंदु ऊर्जा E इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा होगी। निष्कर्ष, आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट में सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा शून्य नहीं होती है, ऊर्जा का यह मान हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इस अवस्था में ऊर्जा का मान 0 होगा। चूंकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ऊर्जा En इज इक्वल टू एन एच न्यू होती है और ग्राउंड स्टेट के लिए या आद्य अवस्था के लिए n का मान 0 है, इसलिए E का मान 0 होगा। अब क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार En इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, अतः ऊर्जा आइगन मान केवल क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है, अतः सभी ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट नहीं होते हैं, ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। स्पष्ट है
कि यहां पर n क्वांटम संख्या है तथा क्वांटम संख्या सतत नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा के मान सतत न होकर विलुप्त होते हैं तथा सभी ऊर्जा स्तरों के मध्य दूरी समान होती है, अर्थात ये सम दूरस्थ होते हैं, जो कि n का मान 0 1 2 3 4 रखने पर प्राप्त होंगे। दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल h न्यू या h क्रॉस ओमेगा होता है। अब यहां पर हम ऊर्जा स्तर दर्शाते हैं, n क्वांटम संख्या है, तो यदि n बराबर 0 यहां पर रख दिया जाए तो E0 इज इक्वल टू हाफ h क्रॉस ओमेगा। अब चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू तथा h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगी, इसलिए E0 इज इक्वल टू हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा। n इक्वल टू 1 रखने पर E1 इक्वल टू 3/2 h न्यू या 3/2 h क्रॉस ओमेगा। n इक्वल टू 2 से E2 इक्वल टू 5/2 h न्यू, इसी प्रकार 7/2 h न्यू, 9/2 h न्यू तथा और अधिक ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे। स्पष्ट है कि क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल h न्यू या h क्रॉस ओमेगा होता है। यहाँ पर 9/2 h न्यू, ये 7/2 h न्यू, तो यदि दोनों को घटा दिया जाए तो हमें h न्यू प्राप्त होता है। अतः ऊर्जा स्तर समदूरस्थ हैं। यहाँ पर हम हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं।